क्या आप जानते हैं, जब कभी भी किसी के कत्ल की बात आती है तो पुलिस का सबसे पहला काम यही जानना होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया। उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, क्योंकि इसी रिपोर्ट से मृत्यु का कारण ये कत्ल का मामला है या नेचुरल मृत्यु है। क्या क्या चीजें बॉडी में हुई थी जो देह त्यागने की वजह बनी, काफी सारी चीजें पता चलती हैं। लेकिन क्या हो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही ना हो, शव का अंतिम संस्कार हो जाए, कोई गवाह कोई सबूत ना मिले, एक केस को सुलझाने में जो भी चीजें अहम होती हैं कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि पुलिस भी अपने हाथ खड़े कर दे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं योगेश बत्रा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। यही जगाधरी नामक शहर है, इसी के अंतर्गत आता है हुडा सेक्टर 17। यहाँ पर एक बंगला था जिसमें 4 लोगों की एक फैमिली रहती थी, बत्रा फैमिली। इसमें थे योगेश बत्रा, इनकी पत्नी प्रियंका बत्रा और 2 बच्चे। योगेश एक बिजनेसमैन थे। इनकी बत्रा प्लाईवुड नाम से एक कंपनी थी जिसमें प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। इसके अलावा भी योगेश के कई और बिजनेसेस थे। ये शहर के एक जाने माने करोड़पति शख्स थे। इनकी अमीर लोगों की लिस्ट में गिनती होती थी। योगेश और प्रियंका की शादी को लगभग 17 से 18 साल हो चुके थे। ये एक लंबा वक्त था। वैसे इनकी लव मैरिज हुई थी। इनके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे। वहीं योगेश के माता पिता और बाकी परिवार के लोग उत्तराखंड के खातिमा नामक जगह पर रहा करते थे। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अच्छे खासे पैसे, प्रॉपर्टी, जायदाद, खुशहाल फैमिली, सब कुछ था। जिंदगी आराम से चल रही थी। अब तारीख आती है 28 मई 2016। धीरे धीरे सुबह हो रहा था। इस वक्त योगेश के इस घर में खुद योगेश, इनकी पत्नी प्रियंका और इनकी बेटी 16-17 साल की ख्वाहिश, ये टोटल 3 लोग मौजूद थे। योगेश और प्रियंका ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में सोते थे और बेटी फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। तो 28 मई की सुबह सुबह प्रियंका उठती हैं। योगेश के भी उठने का टाइम हो चुका था, इसलिए पत्नी ने बगल में सो रहे अपने पति को जगाया, उनको आवाज दिया। लेकिन योगेश बत्रा कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। पत्नी को लगा कि ये गहरी नींद में होंगे। फिर ये उनको थोड़ा हिलाकर आवाज देते हुए जगाती हैं। अभी भी योगेश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये जरा भी हिल डुल नहीं रहे थे। अब पत्नी ने इनकी सांसें चेक की। पता चला कि इनकी सांसें रुकी हुई है, दिल की धड़कन रुकी हुई है। प्रियंका ये देखकर घबरा जाती हैं, अपनी बेटी को आवाज देती हैं। साथ में कुछ आस पड़ोस के लोगों को बुलाया, अपने पिता को भी कॉल किया। धीरे धीरे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। आखिर योगेश को हुआ क्या। प्रियंका ने बताया कि कल रात को अचानक इन्हें कुछ घबराहट होने लगी थी, पसीना आने लगा था। हो सकता है कि इन्होंने कुछ सपना देखा हो। फिर ठीक होने के बाद ये सो भी गए थे। लेकिन अब सुबह में ऐसा हो गया, शायद इन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया हो। इसी दौरान इन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने योगेश को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद लोग योगेश के शव को वापस घर ले आते हैं। प्रियंका के पिता भी एक डॉक्टर थे। बेटी ने जब उनको भी पिछली रात के बारे में बताया तो वो भी सोचते हैं कि यह हार्ट अटैक से हुआ है। बहू ने अपने ससुराल में कॉल करके सब कुछ दुखद खबर के बारे में सूचना दी। घर में दुख का पहाड़ टूट चुका था। फौरन योगेश के माता पिता खातिमा से यमुनानगर के लिए रवाना होते हैं। शाम तक ये लोग पहुंच भी गए। घर में सबका रोना पीटना चालू था, मातम पसरा हुआ था। यहाँ पर एक हैरान करने वाली चीज थी कि किसी को भी योगेश की मृत्यु को लेकर अजीब नहीं लगा। सोचा कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, यानी नेचुरल डेथ है। प्रियंका के पिता की वजह से ही योगेश के माता पिता भी भरोसा कर लेते हैं कि इनके बेटे की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। ये बात घर में उठी ही नहीं कि एक बार योगेश का पोस्टमार्टम कराना चाहिए, जिससे उसकी मृत्यु का पुख्ता कारण पता चल जाए। 29 मई तक योगेश बत्रा के पूरे विधि विधान से रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। माता पिता यमुनानगर अपने बेटे के घर पर ही रुक जाते हैं। इन्होंने सोचा कि बहू प्रियंका अब अकेली हो चुकी है। इस बुरे वक्त में उसका साथ देना जरूरी है, उसको अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो यहीं पर रुक गए। प्रियंका भी अपने पति के जाने से बहुत दुखी थी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में बदलने लगा। योगेश के माता पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुका है। खासतौर से माँ को ज्यादा सदमा लगा था। इन्हें अपने बेटे को लेकर अजीब अजीब सपने आने शुरू हो गए। माँ ने मीडिया के सामने कैमरे पर भी बताया था कि इन्हें सपने में दिखता कि इनका बच्चा मदद की गुहार लगा रहा है। वो कहता कि गुंडे इसे मार रहे हैं, इसे बचा लीजिए। शुरुआत में जब माँ को ऐसे सपने आए तो उन्होंने परिवार से इस बारे में जिक्र भी किया। वो कहते कि चूंकि आप एक माँ हो तो बेटे के जाने की वजह से आपको ज्यादा दुख पहुंचा है। वही सारी चीजें दिमाग में बैठी हुई है, इसलिए आपको अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। योगेश के पिता भी काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिए थे कि बेटे की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। माँ इन्हें भी सपनों के बारे में बताती थी। ये भी उनको समझाते कि गलत सोच रही हो। मामला यहीं पर रुकता नहीं है। धीरे धीरे पिता का मन भी बदलने लगा। इनके मन में भी बेटे की मृत्यु को लेकर डाउट्स पैदा होने लगे। ये योगेश की माँ से कन्विंस होने लगे। इसके बाद एक गहनता से सोचते हैं कि इनके बेटे को हार्ट अटैक आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। योगेश की एज बस 42 साल थी। हट्टा कट्टा आदमी था।
किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, कोई दवाई नहीं लेता था। पास्ट में भी हृदय को लेकर किसी तरह का कोई रोग नहीं था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई। कुल मिलाकर पिता को समझ में आया कि बेटे को हार्ट अटैक आने का कोई कारण नहीं है। यही सब सोचते हुए जून का पूरा महीना बीत गया। योगेश के माता पिता आपस में सोच विचार करने के बाद पिता जगाधरी पुलिस स्टेशन गए। वहां पर पुलिस से बात किया। उनको बताया कि 27-28 मई के बीच इनके बेटे योगेश की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्हें शक है कि उसकी मौत नेचुरल नहीं है, कुछ तो अनहोनी हुई है उसके साथ। पुलिस ने यह बात सुनकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछा, मगर योगेश का तो पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था, उसका शव भी नहीं है, अंतिम संस्कार हो चुका। अब आखिर पुलिस कैसे क्या करे, कैसे पता करे कि योगेश की मृत्यु नेचुरल थी या अननेचुरल। पुलिस ने पिता को दिलासा दिया कि ठीक है, हम कुछ करते हैं। ऑफिसर ने सोचा कि बेटे के जाने की वजह से इन्हें सदमा लगा हुआ है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने शिकायत तो दर्ज कर ली, मगर कुछ खास एक्शन नहीं लेते हैं, बस नाम भर का केस था। पिता अक्सर थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन मामला ठंडा ही पड़ा रहा। धीरे धीरे पिता को भी एहसास हो गया कि पुलिस अब कुछ करने वाली नहीं है, इन्हें कुछ करना पड़ेगा, किसी और की मदद लेनी होगी। पिता जानते थे कि कुछ ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी होते हैं जो पुलिस की तरह ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हालांकि उनके पास किसी तरह की कोई पावर नहीं होती है, कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं, नेटवर्क नहीं होता है जैसे पुलिस के पास होते हैं। फिर भी वो पैसे लेकर अपने लेवल पर छानबीन करते हैं, सच्चाई का पता लगाते हैं। अब माता पिता ने ऐसे ही प्राइवेट डिटेक्टिव्स के बारे में पता किया। कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद एक डिटेक्टिव एजेंसी मिलती है। पिता ने उसको ही योगेश बत्रा की मृत्यु के पीछे की सच्चाई पता करने के लिए हायर कर लिया। अब डिटेक्टिव्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। योगेश की लाइफ से जुड़ी हर एक चीज जानना समझना शुरू किया गया, उसकी हर एक डिटेल पता करने लगे। योगेश बत्रा के कॉलेज टाइम के दौरान उसकी मुलाकात प्रियंका से हुई थी। प्रियंका ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस खालसा और मिस दिल्ली भी रह चुकी थी। कॉलेज के बाद घर वालों की सहमति से योगेश और प्रियंका ने शादी कर ली। समय के साथ इनके 2 बच्चे भी हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था। डिटेक्टिव्स को माता पिता ने एक और डाउट के बारे में बताया कि बेटे की मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक तो प्रियंका दुखी रही, उसके बाद उसने बेटे के बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। यही सब कुछ देखने लगी। ये अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाती है। बच्चों को इसने देहरादून पढ़ाई करने भेज दिया। वो देहरादून के विल्हम स्कूल में पढ़ते थे। डिटेक्टिव से माता पिता ने एक और रिक्वेस्ट किया कि इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, खासतौर से योगेश की पत्नी को, क्योंकि बेटे की मौत के बाद बहू के चाल चलन में बदलाव होने लगे थे। वो सास ससुर से ऐसे बिहेव करती जैसे कि वो पराये हो गए हों। ये योगेश के बिजनेस को अपने नाम करा चुकी थी। ऐसा भी नहीं था कि योगेश के जाने के बाद वो बिजनेस माता पिता खुद ले लेते हैं, जबकि ये लोग तो बूढ़े हो चुके थे। लास्ट में वो बिजनेस योगेश की पत्नी और बच्चों का ही होता। फिर भी प्रियंका ने फटाफट सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद बिजनेस अपने नाम करा लिया। ये घर में खुशी से रहती थी। माता पिता को इसके हंसी के ठहाके सुनाई देते थे जब भी वो किसी से फोन पर बात करती थी, जैसे कि अपने पति को पूरी तरह से भूल गई हो। माँ बाप ने उसको हंसने की बात को लेकर टोका भी, फिर भी वो नहीं सुनती है। 2 महीनों के अंदर ही एक पत्नी जो कि विधवा हो गई थी, उसकी लाइफ में जैसे खुशियां वापस आ गई हों। वैसे प्रियंका जिम भी जाया करती थी। पति की मौत को ज्यादा दिन भी नहीं हुए कि फिर से प्रियंका ने जिम जाना शुरू कर दिया। शुरू में तो सास ससुर को लगा कि शायद ये अपना मन बहलाने के लिए, पति के जाने के दुख से उबरने के लिए खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन अब मामला कुछ और ही लग रहा है। ये सब कुछ जाने समझने के बाद डिटेक्टिव्स ने योगेश और प्रियंका के रिश्तों को लेकर पता किया। इनके बीच में संबंध कैसा था। इनके कई सारे कॉमन फ्रेंड्स भी थे, उनसे किसी न किसी बहाने से बात किया गया। जो करीबी रिश्तेदार थे उनसे भी बातचीत किया गया। कुछ डिटेक्टिव्स तो प्रियंका पर नजर रखना भी शुरू कर देते हैं, उसके जिम में भी जाने लगे। इसी जुलाई महीने में ही बहू प्रियंका अपनी बेटी ख्वाहिश को लेकर चंडीगढ़ जाती है। डिटेक्टिव्स भी पीछा करते हुए वहां पहुंचे। उस जगह पर प्रियंका ने खूब पार्टी की, डांस किया। वहां पर दोनों ही माँ बेटी खुश नजर आ रही थीं। अभी 2 महीने पहले ही योगेश की मौत हुई थी और यहाँ पर दोनों पार्टी क्यों कर रही है। इस पार्टी में प्रियंका के साथ एक आदमी भी नजर आया। अब आखिर ये आदमी कौन है? डिटेक्टिव्स के मन में सवाल उठा। इन्होंने वहां पर कुछ फोटोज क्लिक किए। प्रियंका के दोस्तों की इन्फॉर्मेशन तो डिटेक्टिव के पास थी ही। इन्होंने उनसे सेटिंग करके पार्टी की और क्लियर फोटोज ली। साथ ही साथ प्रियंका के उस आदमी के साथ और भी फोटोज मिलती हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के बहुत करीब दिख रहे थे। वो पार्टी वाली फोटो जिसमें प्रियंका, उसकी बेटी और वो आदमी तीनों साथ में दिखे थे, वो 23 जुलाई 2016 की रात की थी। बाद में जासूसों ने योगेश के माता पिता को भी ये फोटोज दिखाया। पिता ने इसे देखते ही बोला कि आदमी तो कई बार घर पर आया हुआ है। आगे छानबीन करने के दौरान मिला कि इस आदमी का नाम है रोहित कुमार एके मद्दी। ये एक जिम ट्रेनर है। जिस जिम में प्रियंका जाती है वहां पर ये आदमी उसको ट्रेनिंग देता है। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के बस दोस्त हों। डिटेक्टिव्स ने यह भी पता लगा लिया कि प्रियंका ने रोहित के बर्थडे पर उसको 32 लाख रुपए की गाड़ी खरीद कर गिफ्ट में दी थी। अब कोई इतना महंगा गिफ्ट बस उसको ही देगा जो दिल के बहुत करीब हो। डिटेक्टिव्स जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया।
अब आगे पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अब पिता के पास कई सारे सबूत थे जो प्रियंका और रोहित के रिश्तों को बता रहा था। पिता इसी चीज को लेकर पुलिस के पास पहुंचे। 14 सितंबर 2016 तक यानी योगेश की मृत्यु के लगभग 3.5 महीने के बाद पुलिस FIR दर्ज करती है। इसमें प्रियंका और रोहित को सस्पेक्ट माना गया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। दोनों को ही थाने बुलाकर पूछताछ किया गया। यहाँ 12 अक्टूबर तक पुलिस ने दोनों को क्लीन चिट दे दिया। इस चीज से माता पिता को धक्का सा लगता है। पिता ने जो भी डिटेक्टिव एजेंसी हायर की थी वो लोग बहुत ही तेज तर्रार और अच्छे खासे नेटवर्क वाले थे। उन्होंने सेटिंग करके प्रियंका और रोहित की कॉल डिटेल्स, उनकी लोकेशन वगैरह वो भी निकाल ली, खास तौर से योगेश की मृत्यु वाले दिन की। पता चला कि इन्होंने 27 और 28 मई के बीच करीब 40 बार एक दूसरे से फोन पर बात की थी। साथ ही साथ रात के 10-11 बजे से भोर के 2-2:30 बजे तक रोहित की लोकेशन उसी एरिया में दिखी जहां पर योगेश का घर था। मतलब जिस रात योगेश की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई उस रात उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसी लोकेशन पर भी पाया गया। यह भी एक हैरान करने वाली चीज थी। अब योगेश के पिता सीधे हरियाणा के DGP के पास पहुंचे। उन्हें सारी चीजें बताई, कैसे बेटे की मृत्यु हुई, कैसे बहू के चाल चलन है, उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो, उसकी CDR, लोकेशन सब सामने रखें। ये देखकर DGP को हैरत हुई, थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी इतने दिनों से परेशान है और लोकल पुलिस ने कुछ किया नहीं। इन्होंने फौरन ये केस करनाल पुलिस को सौंप दिया। वहां के SP को जांच करने का आदेश दिया। इस केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई। अब ऑफिशियल तरीके से गहनता से जांच शुरू होती है। पिता ने छानबीन में मिले सारे डिटेल्स SIT को सौंप दिए। योगेश के घर वालों से पूछताछ हुआ। जिस घर में योगेश रहता था वहां के आसपास के लोगों से बात हुआ, उनके दोस्तों से, जानने वालों से सबसे जानकारी ली गई। सच में प्रियंका और जिम ट्रेनर रोहित साथ में कई बार नजर आए थे। ये योगेश की मृत्यु के बाद खुलेआम शहर में घूम रहे थे। रोहित घर पर भी आता था। पुलिस ने ऑफिशियल तरीके से इनकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकाली। 27 मई की रात सच में रोहित की लोकेशन प्रियंका के घर पर थी। पुलिस को यह भी पता चला कि इन्होंने उस रात किसी और फर्जी नंबर से बात की थी। इन्होंने अपने मोबाइल में कोई और सिम लगाया था। अगर कोई फोन में एक नंबर यूज कर रहा है और बाद में कोई और नंबर यूज करने लगे तो ये चीज पुलिस आसानी से पता कर सकती है। पहले भी प्रियंका और रोहित फोन पर बात किया करते थे, मगर 27 मई की रात इन्होंने पुराना सिम निकालकर कोई फर्जी सिम लगाया था। इन्होंने 2 और लोगों से भी बात की थी। साथ में प्रियंका के फोन पर इसकी खुद की बेटी ख्वाहिश का भी कॉल आया था उस रात, जबकि ये लड़की तो उसी घर में ही थी। फिर एक कॉल क्यों करेगी? पुलिस सबसे पहले रोहित को उठाती है। 21 मार्च 2017 को इसको अरेस्ट किया गया। इससे सख्ती से बात किया जाता है। थोड़ी मेहमान नवाजी करने के बाद इसने सच उगलना शुरू कर दिया। इसने बताया कि योगेश का कत्ल किया गया था। इसमें उसकी पत्नी प्रियंका भी शामिल है। अब 22 मार्च को प्रियंका को भी यमुनानगर के घर से उठाया गया। इसके बाद योगेश के मौत के पीछे की असली कहानी बाहर आती है। 2015 की ये बात है। प्रियंका का वजन बढ़ रहा था। इसने सोचा कि इसे जिम करना चाहिए। फिर ये एक जिम ज्वाइन भी कर लेती है। उसी जिम में इंस्ट्रक्टर था रोहित, जो इसे ट्रेनिंग देने लगा। इसी बीच धीरे धीरे प्रियंका और रोहित में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। प्रियंका का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रोहित के साथ शुरू हो गया। योगेश की गैर मौजूदगी में रोहित प्रियंका से मिलने के लिए घर पर आता था। जनवरी 2016 के आसपास योगेश को पत्नी की काली करतूतें पता चल गईं। एक दिन योगेश ने दोनों को अनैतिक अवस्था में पकड़ लिया। ये बहुत गुस्सा होता है। इसने कहा कि अगर ये सब अभी बंद नहीं हुआ तो ये दोनों को अदालत में घसीटेगा, दोनों पर केस करेगा। इसके बाद रोहित और प्रियंका ने इससे माफी मांगी, कहा कि अभी ऐसा नहीं करेंगे, अब कभी नहीं मिलेंगे। मामला यहीं पर दब जाता है। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस से यही सब चीजें शुरू हो गईं। प्रियंका उल्टा ही योगेश पर गुस्सा करने लगी, झगड़ा करने लगी। कहा कि अगर तुमने किसी और को इस बारे में बताया तो ये खुदकुशी कर लेगी और तुमको उसमें फंसा देगी। तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, बहुत बदनामी होगी। इन सब चीजों से योगेश थोड़ा परेशान रहने लगता है। अगर प्रियंका चाहती तो योगेश को डाइवोर्स देकर रोहित से शादी कर सकती थी, मगर योगेश तो एक अरबपति आदमी था और रोहित की जिंदगी तो उधारी से कट रही थी। उसने कई लोगों से उधार ले रखे थे। प्रियंका ने खुद ही फैसला किया कि अभी अपने पति को रास्ते से हटा देगी, ताकि उसका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी भी इसकी हो जाए और प्यार भी मिल जाए। जाहिर सी बात है कि उसकी मृत्यु के बाद ही सब कुछ इसका होगा। उसके बूढ़े माँ बाप हैं, वो क्या ही कर लेंगे। प्रियंका ने रोहित से अपनी बात कही, वो भी मान जाता है। अब ये कैसे कत्ल करेंगे, इन्हें और लोग भी चाहिए। इसी के साथ 2 लोग रोहित से मिलते हैं। एक था श्याम सुंदर AKS सोनू, ये एक हॉस्पिटल में हेल्पर था, और दूसरा था सतीश कुमार। इससे रोहित ने कुछ पैसे उधार लिए थे। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले थे। रोहित और प्रियंका ने मिलकर सोनू और सतीश को 10 लाख रुपए की सुपारी दी। अब इन्होंने प्लान बनाना शुरू किया। इन्होंने सोचा कि योगेश को कोई नींद का इंजेक्शन देकर उसका गला दबाकर खत्म कर देंगे और फिर किसी नहर में फेंक देंगे। अब दिन चुना गया 27 मई की रात का।
इसी दिन फर्जी सिम फोन में लगाकर रोहित और प्रियंका ने काफी बातचीत की थी, प्लान डिस्कस किया था। रात में 10 बजे के आसपास प्रियंका इनोवा गाड़ी से रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से सोनू और सतीश को पिक किया। रोहित भी आकर गाड़ी में बैठता है। कथित तौर पर इस गाड़ी में प्रियंका की 16 साल की बेटी भी मौजूद थी। फिर ये सभी लोग घर पर पहुंचे। तीनों आदमी गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। प्रियंका ने कहा कि घर के पीछे का दरवाजा खुला रखेगी, इशारा करते ही तुम लोग वहां से आना। इसके बाद माँ बेटी घर के अंदर चले गए। बेटी फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है। अब योगेश के सोने का इंतजार हुआ। 11 बजे के आसपास वो सोने के लिए चले जाते हैं। जब लगा कि वो अब गहरी नींद में सो गए हैं तो प्रियंका ने घर के पीछे का दरवाजा खोला, फिर इशारा करके तीनों को बुलाती है। तीनों बदमाश घर में गए, आपस में थोड़ा बातचीत करते हैं। सोनू चूंकि एक हॉस्पिटल में काम करता था तो इसने 2 सिरिंज और नींद की दवा का इंतजाम कर लिए थे। अब एक सिरिंज में दवा भरी गई। इसके बाद सभी लोग बेडरूम में जाते हैं। आहट से योगेश की आंख खुल गई। तभी रोहित और सतीश ने योगेश को पकड़ लिया। सोनू सुई लगाने वाला था। योगेश के विरोध करने पर सुई की नोक टूट जाती है। अब दूसरे सिरिंज में दवा भरते हैं, वो भी ऐसे ही टूट गई। प्लान फेल होते नजर आ रहा था। इसी में ही प्रियंका ने कहा कि अब सब कुछ इसे पता चल चुका है, इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते, नया सिरिंज लाने का भी टाइम नहीं है। इसके बाद ये लोग तकिए से योगेश का मुंह दबाते हैं, उसका दम घोटते हैं। इसमें प्रियंका ने भी भरपूर मदद की। प्लान के अनुसार अब शव को ठिकाने लगाना था। प्रियंका ने कहा कि इसे यहीं पर रहने दो। चूंकि इसको हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में अच्छे से पता था तो ये इसकी कहानी बना सकती है। योगेश की बॉडी पर कुछ खास चोटें वगैरह भी नहीं आई थी। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जैसे लगे कि ये अननेचुरल डेथ है। कोई रक्त वगैरह निकला नहीं था। इसके बाद बदमाश वहां से चले गए। प्रियंका ने कमरे की साफ सफाई की। फिर उसी रूम में बैठकर इंतजार करने लगती है कब सुबह हो और ये अपना ड्रामा शुरू कर दे। जब सुबह में योगेश के उठने का टाइम हुआ तो प्रियंका ने अपना नाटक शुरू कर दिया। लोगों को आवाज देकर बुलाती है, रोती चिल्लाती है। ये खुद ही कहती है कि हार्ट अटैक से पति की मृत्यु हो गई। आनंद फानंद में हॉस्पिटल भी ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने योगेश को मृत घोषित कर दिया। जब तक पोस्टमार्टम की बात होती, प्रियंका अपने पति को लेकर वापस घर आ जाती है। सबको इसने यकीन दिला दिया कि पिछली रात को ऐसा ऐसा हुआ है जिस वजह से हार्ट अटैक हुआ। ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। प्रियंका के पिता चूंकि एक डॉक्टर थे तो सिम्टम्स सुनकर उन्होंने भी हामी भर दी, जिसके बाद सबको अच्छे से यकीन हो गया। फिर आगे योगेश का अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन योगेश के बूढ़े माता पिता को अपने बेटे की मृत्यु पर शक हुआ। इन्होंने हार नहीं मानी। भले ही पुलिस ने साथ नहीं दिया लेकिन अपने दम पर और डिटेक्टिव्स के जरिए केस को सुलझा दिया। 24 मार्च 2017 तक सुपारी के दोनों कातिल सोनू और सतीश भी पकड़े जाते हैं। बाद में योगेश के पिता ने अपनी पोती के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की कि इसने भी पिता के कत्ल में अपनी मां का साथ दिया है। एक घर में होने के बाद भी मां बेटी ने फोन पर बात किया। पिता के कत्ल के वक्त बेटी भी घर में मौजूद थी। वो एक वॉचमैन की तरह घर में पहरा दे रही थी ताकि कोई बाहरी ना आ जाए, डिस्टर्ब ना करे। यह भी अपने पिता की मौत के बाद मां के साथ चंडीगढ़ पार्टी करने के लिए गई थी। वहां पर अपनी मां के बॉयफ्रेंड के साथ खुश होकर फोटो भी खिंचाया था। यह सब कुछ लेकर कोर्ट में काफी बहस हुआ। आगे हाईकोर्ट पोती को आरोप मुक्त कर देती है, केस से हटा देती है। बाद में प्रियंका, रोहित और सोनू यह भी बेल पर बाहर आ जाते हैं। करीब 25 लोगों ने इस केस में गवाही भी दी थी। इसमें टेक्निकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफी अहम साबित हुए। चारों के ऊपर आईपीसी की धारा 302, 506, 120B, 201 और 203 अदालत में साबित हो गई। 6 अगस्त 2021 को योगेश की पत्नी प्रियंका, रोहित, सोनू और सतीश को योगेश के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। साथ में 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। प्रियंका के परिजनों ने एक पुलिस वाले को कुछ रिश्वत भी दी ताकि उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये रिश्वत देते हुए कुछ मीडिया के लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। आगे पुलिस इस चीज को नकार भी देती है, मगर कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। जब मामला बढ़ा तो डीजीपी ने रिश्वत देने वाले परिजन और उस पुलिस वाले पर मामला दर्ज करवाया। फिलहाल तो योगेश बत्रा का केस हाईकोर्ट में चल रहा है। तो कहानी को ऊपर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।